देखिए तो हम लोग प्रीवियस क्लास में हेनरीज लॉ शुरू किया था। सारे लोग समझेंगे जिनकी क्लास छूट गई हो। तो हेनरीज लॉ ने ये कहा था जितना गैस पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, हाँ स्टार्ट हो गया, हाँ जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा था, solubility of the gas in liquid directly proportional to partial pressure of the gas at given temperature। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होते हैं वो सब सील किया हुआ मिलता है, जैसे ही आप ओपन करते हैं गैस एस्केप आउट होता है। अब देखिए हेनरीज लॉ का दूसरा स्टेटमेंट जो सबसे बोर्ड लेवल पर जो सबसे काम आएगा, मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व। साउंड इज नॉट क्लियर, साउंड नहीं आ रही है? आवाज आ रही है सबको मेरी? नो सर, किसने लिखा नो? आवाज सब तो आ रही है, सब तो कह रहे हैं आ रही है आवाज। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आ जाएगी। चलिए ठीक है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कम अच्छा तो हम ये बता रहे थे कि अमाउंट ऑफ गैस को हम मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन सब फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हेनरीज लॉ का एक स्टेटमेंट मैं लिखा चुका था, दूसरा ये है, और से सुने, इफ, ध्यान देंगे अच्छे से, लिखेंगे नहीं, इफ solubility of gas is expressed in terms of partial pressure। याद रखिए कि मोल फ्रैक्शंस भी क्या है, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अगर हम गैस की सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या स्टेटमेंट आएगा? याद रखिए, दोबारा मैं बोल रहा हूं, हेनरीज लॉ के मैथमेटिकल फॉर्मूला बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जिस पर ज्यादा जोर देना है वो ये वाला है। अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, तो देखिए यहां से स्टेटमेंट लिखना शुरू कीजिए। द पार्शियल, तो हेनरीज लॉ का जो स्टेटमेंट होगा, तो स्टेटमेंट ये है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज is proportional to its proportional to mole fraction of gas in solution। मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। B का मतलब सॉल्यूट मैं हमेशा लेता हूं, और आपको मैं बता चुका था, तो P इज इक्वल टू KHXB। अब KH क्या है वो हम बताएंगे आपको। ये हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट हुआ। तो एक स्टेटमेंट कल मैंने लिखा था, याद रखिए, सॉल्युबिलिटी को हम केमिस्ट्री में बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन भी क्या है, एक सॉल्युबिलिटी भी है, सॉल्युबिलिटी ही है। तो अगर आपको स्कूल के एग्जाम में आए कि हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट लिखिए, तो आप इसी को प्रीफर करेंगे। द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। और आगे का लाइन एट गिवन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए एट अ गिवन टेम्परेचर। बोलिए, सारे लोगों का स्टेटमेंट समझ में आया? कॉमन लैंग्वेज क्या है? कॉमन लैंग्वेज क्या है? जितना प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, लॉ को थोड़ा अच्छे से लिखना है। बताइए, सबको क्लियर हुआ? आवाज आ रही है? सब लोगों ने लिख लिया? कोई डाउट है यहां तक? जल्दी बोलिए प्लीज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू क्लियर, वेरी गुड। अब आइए,
एक एक चीज को हम लोग क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ, केज की मीनिंग सब लिखाएंगे, कोई अभी पूछेगा नहीं, ठीक है, वेरी गुड। केज सब हम आपको लिखाएंगे। अब आइए, जब कोई लॉ बनता है तो देखिए एम्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, वो है लिमिटेशन। टॉपिक डालिए लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। एकदम आराम से समझिएगा, गौर से सुनिए दोबारा। कोई भी अगर आपसे पूछे कि हेनरीज लॉ का मतलब ये था कि प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, पहले गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज पर समझिए। कहा गया कि प्रेशर ऑफ गैस शुड नॉट टू हाई, शुड नॉट टू हाई। प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका रीजन है, घबराइएगा नहीं, लिखाएंगे। नंबर 2, कल आपने पिछले क्लास में पढ़ा था, गौर से सुनिएगा, सारे लोग सुनिएगा। गैस की सॉल्युबिलिटी लो टेम्परेचर पर बढ़ती है, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी, इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लो टेम्परेचर पर रखा रहता है। इट मींस कल पढ़ाया गया था लो टेम्परेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। तो दूसरी लिमिटेशन ये है, टेम्परेचर should not be too low, should not be too low। क्यों? तो मैं इस दोनों को मिला के लिखता हूं, आपने 11th में पढ़ा है, और से सुनिए। बहुत ज्यादा प्रेशर क्यों नहीं होना चाहिए, बहुत कम टेम्परेचर क्यों नहीं होना चाहिए? तो आपने 11th में पढ़ा है, कोई भी गैस बहुत ही हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। हेनरीज लॉ, हाँ वेरी गुड, हाँ सामिया वेरी गुड। हाँ, पहले टीचर की बात सुन ले तब मैसेज करेंगे। याद रखिए कि जब आपने पढ़ा है कि बहुत ही हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर गैस लिक्विड में चेंज हो जाता है, और हेनरीज लॉ तभी एप्लीकेबल है जब सॉल्यूट गैसियस फेज में मेंटेन रहे। तो कहा गया प्रेशर बढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर लो रहना चाहिए, बहुत ही कम नहीं रहना चाहिए। क्यों? एट वेरी हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर गैस कन्वर्टेड टू लिक्विड। ये दो लिमिटेशन सबको समझ में आया? अभी और लिमिटेशन है, ये पहला दूसरा सबको समझ में आया? सारे लोग मैसेज करके बताइए। यस, वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आया? पक्का बोलिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत तेज स्टूडेंट हैं आप लोग। जल्दी लिखिए, 1 2 लिखिए, तो जल्दी से फास्ट लिखिए प्लीज। दो लिमिटेशन आपको आ गया, मैं अपने मन में रिपीट कर रहा हूं। हेनरीज लॉ ने कहा जितना प्रेशर, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, जितना प्रेशर बढ़ाएंगे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, बहुत ही कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अब आइए देखिए तीसरा, गौर से सुनिए अच्छे से प्लीज, प्लीज सारे लोग सुनिएगा। ऑक्सीजन गैस जब वाटर में डिसॉल्व होता है सॉल्यूशन बनाता है, प्लीज सारे लोग सुनिए, कोई रिएक्शन नहीं करता। अमोनिया गैस वाटर में डिसॉल्व तो होता है, लेकिन रिएक्शंस के थ्रू होता है, ये एक अनदर सब्सटेंस बना देता है। हेनरीज लॉ ने कहा कि गैस सॉल्युबल होना चाहिए विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी गैस अगर सॉल्वेंट से रिएक्ट करके सॉल्युबल होगा तो फिर वो गैसियस फेज में नहीं रह पाएगा। तो हेनरीज लॉ की तीसरी लिमिटेशन है, देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट। ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, ये रिएक्शंस के थ्रू सॉल्युबल है। हेनरीज लॉ के लिए ऐसा गैस नहीं चाहिए। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछ दे, 4 गैस लिख देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस
डू नॉट फॉलो हेनरीज लॉ। तो आपका एक गैस आया अमोनिया। इफ एनी गैस रिएक्ट विथ सॉल्वेंट देन हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। तो कहा गया देयर शुड बी नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन गैस एंड सॉल्वेंट। बताइए ये वाला लिमिटेशन सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए बोलिए। सब लोग टाइप करके बताइए ये लिमिटेशन समझ में आया? प्लीज जल्दी जल्दी बताइए तो मुझे खुशी होगी। हाँ, किसी को थोड़ा बहुत डाउट हो प्लीज शर्माइएगा नहीं, आप पूछिएगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कहा गया कि हेनरीज लॉ के लिए गैस सॉल्युबल होना चाहिए लेकिन विदाउट केमिकल रिएक्शन। अमोनिया ओबे नहीं करेगा, वो मैं बाद में लिखा भी दूंगा। बोलिए आगे बढ़ते हैं, गौर से सुनिए अच्छे से। चौथा यही है, चौथा ये है, गौर से सुनिएगा, नाइदर एसोसिएशन। ये भी भाई दूसरे तीसरे ही पॉइंट का मतलब है, मैं बता दूंगा। नॉट डिसोसिएशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। याद रखिए, गैस को आपने डाला, रिएक्शन अगर हो जाए तो बात वही है। इसी थर्ड लाइन को दूसरे फॉर्म में भी लिखा दिया गया कि नाइदर, गैस का कुछ भी नहीं होना चाहिए, जैसे O2 वाटर के अंदर गया कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन। एसोसिएशन डिसोसिएशन का मतलब ही हुआ कि गैस का मोलर मास बढ़ रहा है या घट रहा है, रिएक्शन हो रहा है। इसलिए नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। और मैं एक बात बता दूं, चूंकि बोर्ड लेवल में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन बनेगा? एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा राइट द लिमिटेशन, ऑब्जेक्टिव में कह देगा व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हेनरीज लॉ। एक एक स्टेटमेंट पर आपको पीएचडी करना है। बताइए फोर्थ एप्लीकेशन सबको समझिए, फोर्थ वही है थर्ड से मिलता जुलता, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। बोलिए जल्दी बोलिए, चौथा आया, सब लोग फास्ट करिए। हाँ यस, टीचर को लिख के भेजिएगा ना तो और अच्छा, और टीचर खुश होगा। वेरी गुड वेरी गुड, रिपीट रिपीट, वेरी गुड, आई विल रिपीट। हाँ ठीक है ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है ना, समझिए कि थर्ड का एक्सपैंड फॉर्म है, मतलब वही है। देखिए HCl मान लीजिए गैस है, वाटर के अंदर गया तो ये H+ हो गया, डिसोसिएशन हो गया, रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन को ही दूसरे फॉर्म में बता दिया गया। जिन्होंने पूछा है वो सुने, ना एसोसिएशन होना चाहिए ना डिसोसिएशन। क्यों? एसोसिएशन अगर या डिसोसिएशन हो जाएगा वो एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही शो करेगा। अब वाटर में डाल रहे हैं और वो जाके डिसोसिएट हो रहा है तो फिर वो नहीं होगा। तो वही केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, उसी को दूसरे फॉर्म में भी लिख दिया गया कि एसोसिएशन डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से सुनिए अच्छे से। एक बात बताइए, मान लीजिए ये कंटेनर है, गौर से सुनिएगा, गैस आपने डाला, प्लीज सुनिएगा, लिखिएगा नहीं वरना फिर मान लिया गैस आपने डाला, कुछ गैस डिसॉल्व हुआ, कुछ डिसॉल्व नहीं हो पाया। मान लीजिए कुछ अमाउंट डिसॉल्व हुआ, कुछ अमाउंट डिसॉल्व नहीं हुआ। तो एक बात बताइए, सारे लोग लिख के बताइए, ये पार्शियली सोलुबल हुआ कि कंप्लीटली सोलुबल हुआ? जल्दी टेक्स्ट मैसेज कीजिए। थोड़ा अमाउंट सोलुबल हुआ, थोड़ा सोलुबल नहीं हुआ। तो बताइए ये पार्शियली सोलुबल है कि कंप्लीटली सोलुबल है? पार्शियली। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शेख मास तुम तो कुछ लिख के दिखाओ, शेख मास। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, पार्शियली पार्शियली। हाँ तो एक बात बताइए, सारे लोग सुनिए। हाँ अब रुक जाइए 2 मिनट, रुक जाइए 2 मिनट, सारे लोग सुनिए, सारे लोग सुनिए। प्रेशर का कंसेप्ट कब आता है? जब गैस कुछ ना कुछ अमाउंट में बचा रहे। याद रखिए हेनरीज लॉ ने कहा अगर कोई भी गैस, हाँ वेरी गुड, अगर कोई भी गैस हाईली सोलुबल है, हाईली,
तो वहां हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं। जो प्रेशर कहाँ लगता है, जब कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ गैस सरफेस पर रहेगा तभी तो प्रेशर डेवलप होगा, तो ये गैस फर्दर डिसॉल्व हो जाएगा। मान लिया आपने गैस डाला, मैं रिपीट कर रहा हूं और सुनिएगा, आपने गैस डाला पूरी तरह, हाँ पूरी तरह डिसॉल्व हो गया, तो वहां फिर प्रेशर का कंसेप्ट ही नहीं होगा। तो पांचवा है गैस शुड नॉट बी हाईली सोलुबल, गैस शुड नॉट बी हाईली सोलुबल, हाईली सोलुबल नहीं होना चाहिए। मतलब ये इट मीन्स this law is applicable for partially soluble gas। समझ में बात आई? तो ये अपने आप में क्वेश्चन है, और से सुनिए, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। प्रेशर का कंसेप्ट केमिस्ट्री में तभी आता है जब गैस हो। तो मान लीजिए आपने गैस डिसॉल्व किया, कुछ गैस डिसॉल्व हो गया, कुछ नहीं हुआ, तो फिर इसके उसको कहेंगे पार्शियली। हेनरीज लॉ इसी के लिए एप्लीकेबल है। अगर गैस पूरा का पूरा हाईली सोलुबल हो गया तो प्रेशर का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। तो वही कहा गया गैस शुड नॉट बी हाईली सोलुबल, पार्शियली सोलुबल होना चाहिए। तो देयर आर 5 लिमिटेशन। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, temperature should not be too low, there should be no reactions, neither association nor dissociation, gas should not be highly soluble, if it is highly soluble then Henry's law is not applicable। तो बताइए ये पांचवा आपको सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी टेक्स्ट मैसेज करें। यस, वेरी गुड वेरी गुड, एक एक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छा बैच है भाई, ना जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हैं इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लिया होगा आप लोगों ने। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। एक एक चीज आप प्लीज हर दिन पढ़ के आइएगा ना। मान लिया नेक्स्ट क्लास में लेक्चर होगा तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर पढ़ के आइए, आपको और मजा आएगा, तब तब पढ़ाई में और इंटरेस्ट आएगा। हर चीज में आप टीचर को और कोचिंग को ब्लेम मत कीजिए, अपने आप। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, तो मेहनत कीजिए और प्रीवियस लेक्चर को देख के आइए। चलिए आप सुनिए, लिमिटेशंस के बाद गौर से सुनिए, टॉपिक डालिएगा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो अब आया, देखिए हेनरीज लॉ कांस्टेंट को केएच कहते हैं, हेनरीज लॉ कांस्टेंट केएच, हेनरीज लॉ कांस्टेंट क्या है? केएच। अब देखिए इसकी मीनिंग क्या है, मैं इस पर ग्राफ भी बनाऊंगा, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, सारे लोग प्लीज, वेरी गुड, सारे लोग ध्यान देंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ये है ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ केएच जो होता है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स ये हुआ different gas having different value of kH। ये याद रखिए, हर गैस का kH अलग अलग होगा, kH यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। पहला सिग्निफिकेंस, हर गैस का kH अलग अलग होगा। पहला लिखिए सारे लोग प्लीज, आपको पूछ देगा kH किन बातों पर डिपेंड करता है, तो आप कहिएगा कि kH डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द गैस। शेख माज आपको समझ में आ रहा है? शेख माज आपकी बहुत फिक्र है मुझे, शेख माज प्लीज कुछ बोलिए, लगता है रोजा लगा हुआ आप सो रहे हैं। बहुत अच्छे आदमी है शेख माज, सऊदीया से आए हैं, माशाल्लाह। लिख लिया आप लोगों ने? वाह वाह शेख माज, अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैसेज लिखते हैं तो खुशी होती है, वेरी गुड वेरी।
अच्छा ठीक है, समझ में नहीं आया, एक स्टूडेंट को नहीं समझ में, कोई बात नहीं है। पहला पहला सिग्निफिकेंस ये मैं बता देता हूं कि केज क्या है। सुने सारे लोग जिन्होंने लिखा नहीं समझ में आया, मैं नाम नहीं बोलूंगा, तो गौर से सुनिए। केज हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट हर गैस का अलग, भाई सिंपल पॉइंट है, केज हर गैस का अलग अलग होगा। मैंने इसलिए मीनिंग भी लिखा दी, द वैल्यू ऑफ केज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस। इट मींस डिफरेंट गैस हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ केज। ऑक्सीजन गैस का केज अलग है, देखिएगा एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है, हर गैस का केज अलग अलग है। जिन्होंने पूछा था नहीं समझ में आया, वो आया कि नहीं आया उनको? केज की वैल्यू गैस की नेचर पर डिपेंड करेगी। किसी भी दो गैस का केज कभी सेम नहीं हो सकता, हर गैस का केज अलग अलग होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बोले जिन्होंने लिखा था। जल्दी बोलिए। हाँ, यस यस यस, चलिए दूसरे पॉइंट पर आइए सारे। दूसरा पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ऑब्जेक्टिव, बोर्ड लेवल सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गौर से सुनिएगा। ग्रेटर, अब सुनिए, जब हर ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केज लोअर विल बी, और से सुनिए क्यों मैं बताऊंगा, लोअर विल बी solubility ऑफ गैस। याद रखिए, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे मैं समझा रहा हूं आपको। जिस, देखिए हर गैस का केज अलग अलग होगा, जिस गैस का केज ज्यादा होगा उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी। आप डाटा देख लीजिए, O2 और N2, आप जानते हैं O2 गैस ब्लड में डिसॉल्व है, ये भी डिसॉल्व है, ज्यादा डिसॉल्व O2 होता है। डाटा देखिएगा केज का कम, क्यों ऐसा हुआ? ध्यान दीजिए, प्लीज सुनिए, पहले ध्यान दीजिएगा। जितना केज ज्यादा होगा गैस की सॉलिबिलिटी कम होगी। देखिए क्यों, फार्मूला है आपके पास KHXB, तो XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई KH। पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट है, ऑब्वियसली पार्शियल प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए XB क्या है यहाँ पर, कोई क्या, एक मिनट सारे लोग लिख के बताओ XB क्या है, सारे लोग बताओ तो यहाँ XB क्या है, टेक्स्ट मैसेज करो तो जल्दी से, XB क्या बता रहा है यहाँ पर? वेरी गुड वेरी गुड, याद रखिए, नॉलेज में याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एज वेल एज, दो मीनिंग याद रखिएगा, एज वेल एज सॉल्युबिलिटी। न्यूमेरिकल में क्या, सॉल्युबिलिटी निकालो मतलब XB निकालो। कहीं पर यहाँ मैंने लिखा था लॉ से पहले, जब मैंने आज लॉ पढ़ाया था तो लिखा था ना, इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। याद रखिए, इस लॉ में XB की दो मीनिंग है, मोल फ्रैक्शन भी और सॉल्युबिलिटी। तो देखिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, जितना केज ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी कम होगी। बताइए आया कि नहीं? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, solubility of gas inversely proportional to kH। कोई कहेगा कहां से आया, तो इस फार्मूले से आया। बोलिए सब लोग लिख के बताइए, सेकंड पॉइंट सबको समझ में आया या नहीं आया? सेकंड पॉइंट सबको समझ में आया? आप हेनरीज लॉ पढ़ लिया, ये वाली मीनिंग नहीं आई तो नहीं समझ में आएगा। वेरी गुड, केज, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग बताइए सबको समझ में आया? थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह वाह, सब बहुत अच्छे हैं भाई, सबको समझ में आया? प्लीज ये सेकंड पॉइंट जो लोग अब तक नहीं लिखे हैं मैसेज वो बताएं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केएच लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी। जिस अंदाज से मैंने समझाया है ये सबको समझ में आया? देखिए जुनैद चौधरी को भी आ गया, हाँ सबको आना चाहिए समझ में, प्लीज। अरे एक हाँ, कुंजन
थिनले कौन है? कुंजन थिनले कौन है? आपको नहीं समझ में आया कुंजन? ये मैंने लिखा, ये साफ लाइन आपको नहीं समझ में आया? ग्रेटर आ गया समझ में? कुंजन थिनले आया समझ में? प्लीज एक दफा और लिख के बताइए। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केच लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी। ऊपर मैंने लिख दिया आपको, एक दफा और मैसेज कीजिए। समझ में आया? XB is equal to greater the value of KH lower will be solubility। यहाँ देखिए फॉर्मूला देखिए, P is equal to KH XB, XB is equal to P by KH। तो देख लीजिए XB इनवर्सली है कि नहीं, KH की वैल्यू ज्यादा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम। कुंजन थिनले अभी भी बताइए, फॉर्मूले से साफ क्लियर नहीं दिख रहा आपको? KH की वैल्यू ज्यादा सॉल्युबिलिटी कम। सच बताइए, अच्छे से आया या नहीं आया? आपकी फिक्र है कुंजन थिनले? जब तक आपको नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जल्दी बोलिए। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ केच। वेरी गुड, ए लॉट ऑफ थैंक्स कुंजन, वेरी गुड। कोई बात नहीं, आप इसी तरह पूछ करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। यहाँ देखिए, वेरी गुड। अब आइए सुनिए सारे लोग, खासकर कुंजन थिनले अच्छे से समझिएगा। ग्राफ, ग्राफ समझिए। ग्राफ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। प्लीज देखिए, जब मैं लिख रहा हूं तो आप लोग मत लिखिए, क्योंकि ऑनलाइन में पता नहीं चल पाता। और से सुनिए कुछ। हाँ देखिए, P सेकंड टू KH XB है, तो ग्राफ क्या होगा? ध्यान दीजिएगा अच्छे से। पार्शियल प्रेशर है, पहले देखिए मैं लिखने का टाइम दूंगा। कुछ लोगों को ना समझ आने की वजह यह है कि वो लिखते रहते हैं, मेरा लेक्चर को नहीं सुनना है। पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ग्राफ? सबको समझ में आया कि नहीं? किंजन थिनले बताइए आप, किंजन कुंजन थिनले, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये ग्राफ? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कुंजन थिल्ले को आ गया, ए लॉट ऑफ थैंक्स। चलिए ओके, लिख लीजिए। तो आप लिखिए, फिर इस ग्राफ का मतलब अभी मैं समझाऊंगा। ग्राफ को अच्छे से देख लीजिए, पार्शियल प्रेशर वर्सेस। इस पर अच्छा क्वेश्चंस क्या देगा वो मैं भी बताता हूँ, जल्दी लिखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आदमी आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। लिख लिया सारे लोग? चलिए, अब हम लगातार अब तक जो पढ़ा है उस पर 2-3 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर न्यूमेरिकल अप्रोच पढ़ाऊंगा। क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पहले इसलिए कराऊंगा कि आपकी थ्योरी पहले मजबूत होनी चाहिए कि आपने हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस, वैल्यू ऑफ केज की मीनिंग ये आपको आनी चाहिए। अब सुनिए, मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ध्यान दें अच्छे से। आपको ये दे देगा कि भाई ये पार्शियल प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा। वो जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया है P सेकंड टू मोल फ्रैक्शन, और उसमें एक चीज जरूर लिखिएगा, और से सुनिए, लिखिएगा नहीं, खासकर कुंजन थिल्ले सारे लोग ध्यान दें। स्लोप क्या होता है? tan थीटा के बराबर, सबको मालूम है? वेरी गुड। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। प्लीज देखिए, तो P बाय XB, और P बाय XB क्या होगा? केज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप है वो केज के बराबर आएगा। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो केज के बराबर आएगा। मतलब वैल्यू ऑफ केज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा एंगल। जल्दी बोलो,
जल्दी बोलो सारे लोग, ये स्लोप आया इस ग्राफ का, जल्दी उस ग्राफ के नीचे लिख लीजिए। इस स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा? केज। मैंने एकदम साफ साफ लिख दिया है। कुंजन थिनले आप बताइए आपको आया कि नहीं? कुंजन थिनले आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। एवरी स्टूडेंट इंक्लूडिंग माज शेख। हाँ कुंजन थिनले, यस सर, वाह वाह, बहुत अच्छा कुंजन, आपको जरूर आएगा समझ में। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी आप लोग, जल्दी लिखे। लिख लिया आप लोगों ने? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए अब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, 3-4 क्वेश्चंस कराएंगे, एजर्शन, रीजन, ग्राफिकल, फिर न्यूमेरिकल कराएंगे, क्योंकि थ्योरी पहले मजबूत होनी चाहिए। यहां देखिए, प्लीज देखिए सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आपके पास ये P है या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, पार्शियल प्रेशर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है। गैस A है, गैस B है, गैस C है। आपको क्वेश्चन पूछा है, पहले लिख लीजिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, हाँ, या करेक्ट ऑर्डर ऑफ आपको है वैल्यू ऑफ केज। चलिए जल्दी लिख कर दिखाइए सारे लोग, करेक्ट ऑर्डर सही से लिख कर दिखाइए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है ए। इस क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट लिख लीजिए। कुंजन थिनले आंसर दें, कुंजन थिनले आंसर दें। सीपीए, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे आदमी आप लोग, वेरी गुड वेरी गुड। कुंजन, अच्छा चलिए यहाँ देखिए सारे लोग सुनिए, सारे लोग सुनिए। पार्शियल प्रेशर, अब देखिए जिनका आंसर नहीं आया, पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन। तो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू P बाई XB। तो ये केज अभी मैंने पढ़ाया था, केज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। तो बताओ गैस A का स्लोप ज्यादा है, तो ऑर्डर ऑफ केज जो हो जाएगा, वेरी गुड, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। प्लीज सारे लोग ध्यान दें, इस क्वेश्चंस का ए पार्ट बोलिए आया सबको? जिनका आंसर नहीं आया था आया सबको? सबको आया कि नहीं? मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट कुंजन थिल्ले को आया कि नहीं? करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ केज, शेख माज, यस सर, वेरी गुड। कुंजन थिल्ले को आ गया, ए लॉट ऑफ थैंक्स, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए वेरी गुड। अच्छा इसी ग्राफ का बी पार्ट, इसी ग्राफ का बी पार्ट, करेक्ट ऑर्डर, सुनो, इसी ग्राफ का बी पार्ट, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। जल्दी से लिखकर बताओ सारे लोग, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, अगर बन गया आपसे तो समझ जाइए कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, इससे टफ क्वेश्चन भी हो जाएंगे, इसलिए थ्योरी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बिलाल, बहुत अच्छे बिलाल, फरजन भी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आयशा वेरी गुड, सामिया वेरी गुड, साजिद, जोया, क्या बोल रहा है भाई? हाँ ठीक है, शीरीन का भी आंसर सही है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे नुसरत, वेरी गुड। चलिए देखिए, आपको मालूम है सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू केज। तो देखिए, हाँ वेरी गुड, केज किसका ज्यादा है? ए का, तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी उल्टा हो जाएगा, CPE। देखिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, वेरी गुड, ए ग्रेटर, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर, हाँ वेरी गुड, कोई बात नहीं है। आया कि नहीं समझ में सबको? तो देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, जब तक आपको ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम तब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। बोलिए आया सबको समझ में? कुंजन थिल्ले आया सबको? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड,
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। यस यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं ग्राफ, दूसरा ग्राफ दे रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वर्सेस पार्शियल प्रेशर। ध्यान देंगे, गैस, गैस ए, गैस बी, गैस सी। ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सारे लोग आंसर दें इस ग्राफ में, प्लीज प्लीज। वेरी गुड, इस ग्राफ का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। हुमैरा, हाँ, नीलजा, वेरी गुड वेरी गुड। सारे लोग आराम से आंसर दें। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। अरे क्या बात है भाई, कुंजन का आंसर बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये बैच बहुत जबरदस्त है भाई, सारे लोग का आंसर आता है इसमें। माशाअल्लाह, क्या जबरदस्त है भाई। मुझे तो लग रहा है कि ये तो टॉप करेंगे ये लोग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा, एक दफा ये मैसेज लिखकर दिखाइए, मजा आ रहा है कि तो इंटरेस्ट पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, ये लिखकर बताइए। सच सच, रमजान है, झूठ मत बोलना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे वाह वाह वाह। चलिए अब आते हैं, देखिए इस ग्राफ को मैं एक बात, हाँ चलिए अब मैसेज बंद कीजिए 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए मैसेज बंद कीजिए। हाँ, फुल मजा फुल मजा। ठीक है 2 मिनट। मैं ये कह रहा था, चाहे आप फिजिक्स में ग्राफ पढ़ते हो, प्लीज सारे लोग सुनिएगा, केमिस्ट्री में ग्राफ, ग्राफ के क्वेश्चन को सावधान होकर करना है। मैंने अभी जो बताया था कि स्लोप केज के बराबर था, उसमें क्या था, वाई एक्सिस पी था और एक्स एक्सिस मोल फ्रैक्शन था, उल्टा कर दिया यहां। इसलिए सेल्फ स्टडी अच्छे से प्रेजेंस ऑफ माइंड से करना है आपको घर पर। ग्राफ के क्वेश्चन को जब भी करें तो यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन बाय p which is inversely proportional to 1 by kh। अगर इस क्वेश्चंस में कहा जाता ऑर्डर ऑफ kh बताओ, तो c का ज्यादा होता, जिसका एंगल ज्यादा, जिसका k ज्यादा, एंगल कम, CBA। इसीलिए ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी जो बहुत सारे लोगों ने एकदम अच्छे से आंसर दिया है, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन उल्टा कर दिया गया, तो इस ग्राफ में tan थीटा 1 by kh के बराबर आया। बोलिए, सबको समझ में आया? सबको यही सोच समझ के आंसर दिया था? अल्हम्दुलिल्लाह। बोलिए, क्लियर है कि नहीं? इसलिए ग्राफ के क्वेश्चन को सही से करेंगे, देखेंगे किसके बीच में स्लोप है। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। कुंजन थिल्ले आया आपको समझ में? हाँ, वेरी गुड शेफ मास, तुम कहा? वेरी गुड। हाँ कुंजन, वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए, अब सारे लोग सुनिए। अब आइए थोड़ा एजर्शन रीजन का क्वेश्चन, उसके बाद न्यूमेरिकल। हम देखना चाहते हैं किसकी थ्योरी मजबूत है। एजर्शन रीजन के भी क्वेश्चन अब आएंगे। एजर्शन ए, स्टेटमेंट, सारे लोग लिखना शुरू कीजिए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, एकदम नोट्स अच्छे से बनाइएगा। इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, ये एजर्शन में स्टेटमेंट दिया। और दूसरा स्टेटमेंट है रीजन आर, दिस सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन का मतलब मिक्सिंग,
of gas in liquid is always exothermic. तो इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई पहले लिख लीजिए, मैं खुद पूछूंगा। एजर्शन रीजन में आपको देखिए ये दो स्टेटमेंट लिखा गया है, ये वाला स्टेटमेंट कल पढ़ाया गया था। चलिए सारे लोग ये लिख के बताइए, पहले बताइए क्वेश्चन लिख लिया कि नहीं, एजर्शन रीजन स्टेटमेंट लिख लिया आप लोगों ने? तो बहुत सारे लोग एजर्शन रीजन का क्वेश्चन अगर आपने सीख लिया ना तो कंसेप्ट बहुत जबरदस्त हो जाएगा आपका, थ्योरी में कोई आपको हरा नहीं सकता है अगर एजर्शन रीजन का क्वेश्चन आप कर लिया तो। इससे ये साबित होगा कि आप वाकई अच्छे से पढ़ा है, समझ रहे हैं ना। चलिए बताइए सारे लोग टेक्स्ट मैसेज कीजिए, क्या दोनों स्टेटमेंट सही, बोथ आर ट्रू, कि ओनली एजर्शन इज ट्रू, कि रीजन इज ट्रू, बोथ आर ट्रू या नॉट? दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं, जल्दी लिख कर बताइए। आप पूरा अपने लैंग्वेज में लिखिए, बोथ आर करेक्ट, इस तरह लिख कर दिखाइए, बोथ आर ट्रू। ओके ओके, अच्छा चलिए और किसी का आंसर कि ओनली एजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। हाँ बोथ आर करेक्ट, वेरी गुड। कुंजन थिल्ले, वेरी गुड वेरी गुड, बोथ आर, आंसर आपका यहाँ पर है बोथ आर करेक्ट, वेरी गुड, बोथ आर करेक्ट। एक पार्ट तो ये हो गया, बोथ आर करेक्ट, हाँ वेरी गुड, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। वेरी, देखिए सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी प्रेशर के साथ साथ, और कल आपने पढ़ा था गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो हमेशा एक्सो होता है। अच्छा अब बताइए क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का? क्या बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर? क्या रीजन इसका करेक्ट? नो, वेरी गुड वेरी गुड। क्या रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं नहीं है ही नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर लिखेंगे रीजन इज, हाँ रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो देखिए मैं चाहता हूं एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन ए, समझा कि नहीं, नॉट करेक्ट। तो इसी तरह का क्वेश्चन स्कूल लेवल में भी आपको आया होगा, 11th में, बोर्ड में भी आएगा, तो और आईआईटी में भी इस साल जीमेंस में भी आया था। जीमेंस में 25 क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स था, कुछ क्वेश्चन एजर्शन रीजन था। हाँ तो ये सब हम हर चैप्टर में, हर कंसेप्ट में एजर्शन रीजन सब करा देंगे कि आपकी थ्योरी में कोई आपको तोड़ ना पाए, कोई आपको कंफ्यूज ना कर पाए। आगे बढ़े, दूसरा भी एक लिखते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे। हाँ सारा करेक्ट रीजन आएगा, दूसरा आपको देते हैं, घबराइए मत, सारा समझा। दूसरा स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं, उसमें नहीं आएगा तो फिर मैं समझा दूंगा। चलिए एक और एजर्शन रीजन का क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। चलिए लिखना शुरू कीजिए, एजर्शन ए, यही है एजर्शन, यही स्टेटमेंट है, लिखिए जल्दी से। 10 दोबारा लिखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड increases with increase in pressure। एक स्टेटमेंट ये है। रीजन का स्टेटमेंट क्या है? रीजन का स्टेटमेंट ये है, solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas। सारे लोग बताइए क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या नहीं, जल्दी बोलिए, क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? बोथ आर ट्रू, सारा जल्दी बताइए, बोथ आर ट्रू या नॉट? बोथ आर ट्रू। और रीजन देखिए, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं? रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये बताइए आप लोग सारा। हाँ पिछले में तो देखिए, पिछले में
जो था ना अजर्शन और रीजन, तो स्टेटमेंट तो सही था लेकिन रीजन और अजर्शन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं था। अब देखिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यही रीजन हो गया। एक स्टूडेंट ने पूछा था पिछले दर्शन में कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, हमको क्वेश्चंस के मुताबिक देखना है। उस क्वेश्चंस में रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था। अब इसमें देखिए बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू, सारा समझ में आया, सारा बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ नहीं, रीजन इज करेक्ट नहीं बोलेंगे, बोथ आर करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलेंगे। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ आर ट्रू, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर ट्रू या करेक्ट, जो भी लिखना चाहें वो तो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, एबीसीडी करके क्या क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए बोलिए, सारा आपको समझ में आया कि नहीं आया? कुंजन थिल्ले आपको आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? वेरी गुड सारा, वेरी गुड कुंजन। चलिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। अब एक लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए सारे लोग, एक लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। which of the following which of the following which of the following gas does not obey the Henry's law when it is dissolved in liquid? ये पूछ रहा है A O2 गैस, B मीथेन गैस, C अमोनिया गैस, D HCl गैस। चलिए आंसर दीजिए, कौन सा गैस जब डिसॉल्व करेंगे तो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करेगा? अच्छा क्या, एक मिनट, सी के अलावा भी एक आंसर और है? सी केवल सी है कि सी के अलावा एक और आंसर हो सकता है? हाँ, सी और डी दोनों। वेरी गुड, सी और डी दोनों। हाँ वेरी गुड कुंजन से ले आ गया। हाँ वेरी गुड, सी डी। क्यों ये दोनों रिएक्ट कर लेगा? एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, बिकॉज बोथ रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट्स विथ वाटर। नहीं, ये कहेंगे, ये एक मिनट, अमोनिया के बारे में लिखेंगे इट रिएक्ट्स विथ वाटर, और इसका लिखेंगे डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। HCl H प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएशन टेक्स प्लेस। अब बताओ सारे लोग, थ्योरी मजबूत हुई कि नहीं हुई? अब हम न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे। थ्योरी सबकी मजबूत हुई कि नहीं हुई? हेनरीज लॉ की थ्योरी सबको समझ में आई? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, चलिए वेरी गुड। ये इतना पढ़िएगा, इंशाल्लाह आपसे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। हम एकदम बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सारे लोग क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए सारे लोग, द सॉल्युबिलिटी, द वैल्यू ऑफ, अच्छा एक मिनट, अच्छा चलिए चलिए, एक मिनट और, एक मिनट रुक जाइएगा, ये साइड में कहीं पर लिख लीजिएगा, सुनिए अच्छे से, एक मिनट। फार्मूला P is equal to KHXV है, ये मैं लिखाना भूल गया था। सारे लोग सुनिए, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होती है। तो याद रखिए यूनिट ऑफ केज किसके बराबर होगा? यूनिट ऑफ प्रेशर की, याद रखिए। और ये रिलेशन आप लोग लिख लीजिएगा, याद रखिए, वरना न्यूमेरिकल में बहुत परेशानी होगी। याद रखिए केज की यूनिट प्रेशर की यूनिट के बराबर। प्रेशर की यूनिट बहुत सारी होती है, मैं रिलेशन लिख देता हूँ। 1 atm इज इक्वल टू, लिखना शुरू करो, 3 to पाई बार, मतलब न्यूमेरिकल में 1 atm ऑलमोस्ट 1 बार के बराबर होगा।
पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन 1 atm लिखना शुरू करो। 1.01325 10 to the power 5 पास्कल। प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है। कन्वर्जन न्यूमेरिकल में आपको कंसेप्ट क्लियर है, लेकिन यूनिट का रिलेशन ही नहीं मालूम है तो आपको कुछ नहीं आएगा। लेकिन लगभग 1 atm हम 10 to the power 5 पास्कल ले सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशन 1 atm is equal to 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। मर्क्यूरी की हाइट के इतने बराबर पर 1 atm प्रेशर होता है। दूसरी यूनिट 1 atm is equal to 760 टॉर। ये ब्रैकेट में क्लोज करके लिख लीजिए। जो प्रेशर की यूनिट होगी वही केज की यूनिट होगी। सारे लोग बताइए ये कंसेप्ट सबको समझ में आया कि केज की यूनिट प्रेशर की यूनिट के बराबर है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। सारे लोग कुंजन थिनले सारे लोग लिख के मुझे बताइए। ये रिलेशन पूरा पीएचडी कर लीजिए। हाँ वेरी गुड, न्यूमेरिकल में काम देगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए एक न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट लिखें प्लीज। ओके ओके कुंजन थिनले आप अच्छे से समझ में आ रहा है? एक दफा मुझे मैसेज कीजिए आप। कुंजन थिनले आपको अच्छे से आ रहा है कि नहीं? लद्दाख के हैं क्या? लद्दाख के हैं आप? कुंजन थिनले लद्दाख से हैं आप? वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सारा लिख रही हैं स्विट्जरलैंड से। अच्छा वेरी गुड, आप सुनिए अच्छे से, सारे लोग ध्यान दीजिए। चलिए हाँ एक मिनट, एक किसी का मैसेज था, क्या था भाई? क्या छूट गया क्या कुछ? एक मिनट, लास्ट लाइन में क्या है? अच्छा सामिया लास्ट लाइन में क्या है? 1 atm इज इक्वल टू है 760 टॉर। टॉर TORR टॉर। टॉर भी एक प्रेशर की यूनिट होती है। सामिया आया समझ में? चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ KH for the molality of methane in benzene is 4.27 10 to the power 5 millimeter of Hg। ठीक है, calculate the solubility of methane in benzene under the pressure of 760 millimeter of Hg। A option 216 10 to the power -3, B option 178 10 to the power -3, C option 178 10 to the power -5, D option 178 10 to the power -4। चलिए मैं खुद बताऊंगा, सारे लोग ध्यान दीजिए प्लीज, सुनिए अच्छे से। सारे लोग ध्यान दीजिए प्लीज, सारे लोग ध्यान दीजिए प्लीज, सारे लोग ध्यान दीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? तो देखिए इस न्यूमेरिकल में द वैल्यू ऑफ, ऊपर का लाइन देखिए मोलालिटी, ये जानबूझ के दिया है। मोलालिटी का क्या मतलब है? यहाँ सॉल्युबिलिटी। वो जानबूझ के स्टेटमेंट सबको देगा, आप स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉर द मोलालिटी, अब मोलालिटी दे दिया तो स्टूडेंट कंफ्यूज आते हैं। मोलालिटी की मीनिंग यहाँ सॉल्युबिलिटी है। तो देखो के आपको सॉल्युबिलिटी निकालना है तो P इज इक्वल टू KHxB। हाँ वेरी गुड। KH की यूनिट देखो इस न्यूमेरिकल में KH की यूनिट प्रेशर के बराबर है, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब XB, P बाई KH। P कितना है? 760, ये कितना है? 4.27 10 to the power 5। मैं इसको सॉल्व करता हूं,
दिस इज आसान। देखिए इतना 4 लाइन का आंसर, 4 लाइन का क्वेश्चन का आंसर कितना जल्दी आ जाएगा। आप लोग अच्छे आदमी हैं, जल्दी से करके दिखाएं सारे लोग। समझ में आया या नहीं आया रिस्पॉन्स करें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये यही आएगा 178 इंटू 10 टू द पावर -5। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सच बताइए, एक्स भी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन भी है, एक्स भी यहाँ पर सॉल्युबिलिटी भी है। वेरी गुड वेरी गुड। 760 क्यों लिया? क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन अंडर द पार्शियल प्रेशर, वो लिखा हुआ है ना 760। अरे 760 लिखा हुआ है बाबू। नहीं, यहाँ पर मोलालिटी की मीनिंग सॉल्युबिलिटी है, वो जानबूझ के मोलालिटी। देखो मीनिंग समझो, द वैल्यू ऑफ केच फॉर द मोलालिटी। मोलालिटी की जगह, मोलालिटी क्या है? एक तरह का सॉल्युबिलिटी है। वो आपको स्टेटमेंट चेंज करके आपको कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोलालिटी, एक तो मोलालिटी की कुछ वैल्यू भी नहीं दी हुई है, नंबर 1। मोलालिटी की मीनिंग यहाँ सॉल्युबिलिटी है। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन करें, द वैल्यू ऑफ H फॉर द मोलालिटी की जगह सॉल्युबिलिटी बोले, मतलब बराबर है। मोलालिटी देकर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। और ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मोलालिटी देकर जानबूझ के दिया। सबको समझ में आया कि ये न्यूमेरिकल? पहले बताइए, इस न्यूमेरिकल में किसी को डाउट है? इस न्यूमेरिकल में किसी को डाउट है कि अभी भी नहीं समझ में आया? क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। वाखिरुद्दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इतना पढ़ के रखेंगे। ओके बाय। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी और न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद हम लोग राउल्स लॉ शुरू करेंगे। ओके बाय। कुंजन थिल्ले, ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे।